हाय एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू योर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे COP29 समिट के बारे में। साथ ही साथ जो रिसेंटली एक डेडलॉक हुआ था, $250 मिलियन का जो फाइनेंस पेश किया गया था, बाद में उसे अब $300 बिलियन के करीब का कह दिया गया है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, राइट। और कोपेनहेगन लाइक डेडलॉक है क्या, आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में, राइट। और जुड़े रहें हमारे साथ। और प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। इस साल की जो मीटिंग थी, जैसा कि आप जानते हैं कि COP29 की थी, जिसको बोलते थे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है ये। और इस साल की जो मीटिंग है अजरबैजान बाकू में हो रही है, राइट। 11 टू 22 ऑफ नवंबर 2024। और ये आता है, सब चीज़ें जो हैं UNFCCC का हिस्सा है। UNFCCC का मतलब है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसको साइन किया गया था 1992 में रियो डी जनेरो में, जिसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, और विद इफेक्ट फ्रॉम कर दिया गया 1994 से। ऑल UN मेंबर स्टेट्स यानी कि 198 के करीब जो कंट्रीज हैं वो UNFCCC का हिस्सा हैं। और इस बार की जो प्रेसिडेंसी थी, जैसा कि अजरबैजान के पास थी, तो वहां पर जो मुख्तार बाबेव हैं ये हेड थे, राइट। और समीर नुरिएव जो हैं, इनको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हेड बना दिया गया था। देखो, इस साल का जो कंक्लूजन है वो है क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर, यानी कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स के बारे में जिक्र किया गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज को कैसे सपोर्ट करना है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, ये चीज़ों के आगे रखा गया है। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि डेवलप्ड नेशंस ने $300 बिलियन के करीब जो क्लाइमेट फाइनेंस सपोर्ट करने की कोशिश की है, डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं बोन ऑफ कंटेंशन अभी के लिए बना हुआ है। राइट नाउ रूल्स एंड UN रजिस्ट्री कहती है कि हम कार्बन क्रेडिट के रिगार्डिंग कोई भी रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करने स्टार्ट कर देंगे इंटरनेशनल लेवल पर। और पता लगे कि ग्रीन हाउस गैस फैक्ट या फिर मैं बोल दूं एमिशन, उसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा, राइट। वेरियस तरह के इश्यूज थे। बट इस बार जो थी, एक वेन्यू की कंट्रोवर्सी भी थी। देखो, वेन्यू था अजरबैजान बाकू में। अजरबैजान बाकू एक मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है और अथॉरिटेरियन स्टेट है विद एक्सटेंसिव करप्शन। करप्शन बहुत ज़्यादा मानी जाती है। और ऑफिशियल पार्टनर जो COP29 का है, वो भी वहाँ पर जो उनके प्रेसिडेंट हैं इलाम अलीयेव, उनकी फैमिली से ही बिलोंग करता है। सो समथिंग लाइक दैट। वेन्यू को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी, राइट। COP1 की जो मीटिंग थी वो 1995 में बर्लिन में पहली बार हुई थी, जर्मनी में। वहीं पर अगर बात करें COP28 दुबई में लास्ट ईयर 2023 में। देन COP29 का आपको पता ही है। और COP30 की जो मीटिंग है वो होने वाली है ब्राज़ील बेलेम में। और इंडिया ने क्या UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस है वो होस्ट की है। आई मीन COP8 की बात कर रहा हूँ, न्यू दिल्ली में हुई थी 2002 में। और जो कॉप है इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज की। अभी जिक्र करते हैं थीम ऑफ 2024 UNFCCC COP29। इस बार का जो थीम था वो था इन्वेस्टिंग इन ए लिवेबल प्लेनेट फॉर ऑल, यानी कि हम इस प्लेनेट को सही तरीके से लिवेबल बनाएं, सभी के लिए कुछ ऐसे चीज़ें पर इन्वेस्ट किया जाए, राइट। और इस बार की जो मेन फोकस है, मेन एजेंडा है, वो क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर रहा। वहीं पर थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बताऊं, तो हमने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अडॉप्ट किया था, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था COP3 की मीटिंग के द्वारा। और ये एक लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट थे, जो कि डेवलप्ड नेशंस के द्वारा अपनाए जाने थे, ताकि वो रिड्यूस करें एमिशंस को। और ये टारगेट सेट करने वाले थे 4.2% रिडक्शन बाय 2012 फ्रॉम 1990 लेवल। NX1 कंट्रीज यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं मोस्टली, वो ट्रेड करती हैं इस चीज़ में, एमिशंस में। कार्बन ट्रेडिंग का जिक्र होता है क्योटो प्रोटोकॉल में, जो सबसे बड़ा था। कार्बन मार्केट का जिक्र हुआ, कार्बन ट्रेडिंग कैसे करनी है, सिक्वेस्ट्रेशन कैसे करनी है, इन चीज़ों के बारे में, राइट। उसके बाद आता है कोपेनहेगन एक्ट, जिसको 2009 में लाया जाता है COP15 के द्वारा। और इस जो एक्ट के हिसाब से ये कहा जाता है कि जो मेजर इकॉनमीज हैं उनको ज़्यादा एक्सप्लिसिट जो प्लेजेस लेनी होंगी एमिशन कंट्रोल के रिगार्डिंग। और चाइना और अदर डेवलपिंग नेशंस को पहली बार इसमें इंक्लूड किया जाता है। वहीं पर डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो प्लेज लेते हैं कि हम 100 बिलियन के करीब जो हैं वो क्लाइमेट फाइनेंस करेंगे बाय 2020।
एनुअली। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं अभी डेडलॉक बन जाती है, क्योंकि ये चीज़ अभी तक डेवलप्ड कंट्रीज, मोस्टली जो मेजर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वो नहीं पूरा फुलफिल करवाती। जैसा कि आप जानते हैं कि यूएसए इस चीज़ को मानता ही नहीं है। अगर ट्रंप की प्रेसिडेंसी आती है, क्या ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि देखो, कोपेनहेगन एक्ट के दौरान बेसिक कंट्रीज का जिक्र होता है। बेसिक कंट्रीज मतलब ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना। ये एक जॉइंटली एक कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे होकर जाती हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। हालांकि ये जो एक्ट होता है ये एक नॉन बाइंडिंग एक्ट था, इसीलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अभी भी जो एजेंडास हैं वो फुलफिल नहीं कर पाई। $100 बिलियन के करीब इन्होंने बोला था क्लाइमेट फाइनेंस। वेल देखो, दैट इज अनदर इशू, राइट। अभी के लिए आपको समझना होगा कि पेरिस एग्रीमेंट फिर लाया जाता है 2015 में, ताकि हम इस चीज़ को और नियंत्रित कर सकें, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का इशू, एनवायरनमेंट का इशू हर तरफ। और ये जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है, इसको हमने रखना है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। यानी कि हमारा जो गोल है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के नियर अबाउट रहने वाला है। और इंट्रोड्यूस पहली बार हमने की थी नेशनली डिटरमिन कॉन्ट्रीब्यूशंस हर कंट्री के लिए। वहीं पर 2021 में ग्लासगो पैक्ट आता है, जिसके रिगार्डिंग हम कोल का पहली बार जिक्र करते हैं कि कैसे इसकी रिडक्शन कम करें, या फिर जो फेज आउट करने हैं इनसफिशिएंट जो फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज हैं, ताकि कोल पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो सके, राइट। फिर 2023 में लॉस एंड डैमेज फंड का जिक्र करते हैं हम लोग, जो कि दुबई COP28 की मीटिंग के दौरान हुआ था। और इसमें क्लाइमेट डिजास्टर के ऊपर पर्टिकुलर फोकस था कि हमने कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है, राइट। $250 बिलियन के करीब फाइनेंस ऑफर फ्लॉप हुआ था रिसेंटली, क्योंकि देखो जो मेजर डेवलप्ड नेशंस थे वो पहले बोल रहे थे कि $250 के करीब हम एनुअल फाइनेंस देंगे बाय 2035। और इसके रिगार्डिंग जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्होंने बोला कि ये एक स्लैप इन द फेस है हमारे, क्योंकि हम इसका टारगेट हमने ऑलरेडी $1.3 ट्रिलियन के करीब सेट किया हुआ है, और ये एक डेडलॉक बन जाएगा। लाइकवाइज कोपेनहेगन, राइट। कोपेनहेगन 2009 में जैसे 100 बिलियन की आपने बात की थी, वैसे ये डेडलॉक क्रिएट अगेन होने वाला है। जस्ट लाइक टेक इट और लीव इट, जो कि डेवलप कंट्रीज करती हैं जब उनको किसी तरह का कोई भी फाइनेंस ऑफर करना पड़ता है डेवलपिंग नेशंस को, राइट। COP29 के ड्राफ्ट में सिर्फ लोअर फंडिंग टारगेट्स सेट नहीं हुए, बट इन्होंने लैंग्वेज भी थोड़ा कंटेक्स्ट रूप में चेंज कर दी। इन्होंने लिख दिया था कि दे वुड मेयरली टेक द लीड rather than fully provide climate finance। सो ये दर्शाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज ऑब्लाइज, यानी कि उन पर कोई तरह का जोर नहीं है कि आप उनसे फंड लेना ही है आपको, राइट। सो समथिंग लाइक दैट। सो इस वजह से ये जो ड्राफ्ट था ये आगे नहीं चल पाया, क्योंकि मेन जो डेवलपिंग कंट्रीज की मांग है वो है $1.3 ट्रिलियन एनुअली बाय 2035। और इस ड्राफ्ट में ये भी जिक्र था कि आर्टिकल 9.1, क्योंकि जो एडवोकेट्स हैं डेवलपिंग नेशंस की तरफ से, उन्होंने नेगोशिएटर्स ने ये बात की कि कंप्लीट आप आर्टिकल 9.1 से ऑपोजिट जा रहे हो, जो कि मैंडेट करता है कि डेवलप्ड नेशंस को क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड करना ही होगा डेवलपिंग कंट्रीज को। वहीं पर ब्राज़ील जो है, जो कि नेक्स्ट ईयर लीड करने वाला है क्लाइमेट चेंज की मीटिंग को, वो कहता है कि ये इनएडिक्वेट फंडिंग जो है ये कहीं ना कहीं बोन ऑफ कंटेंशन बन सकती है COP30 की मीटिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि फाइनेंस और क्लाइमेट एक्शन पर हम काम नहीं कर रहे, और कैसे हम चीज़ों पर आगे कंट्रोल कर पाएंगे। और एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने भी यही चीज़ बोली थी कि 250 जो है ये $1 बिलियन की डील इसलिए फ्लॉप हुई क्योंकि इनका भी मानना था कि $300 बिलियन के करीब पर ईयर देना होगा बाय 2030, और $390 बिलियन के करीब पर ईयर देना होगा बाय 2035। अगर इन्फ्लेशन टारगेट्स को देखें अगले 10 साल के लिए, तो $250 बिलियन जो है वो इक्विवेलेंट टू है $100 बिलियन, जो कि एक्सपायर हो गया था 2025 में। सो इस चीज़ पर देखना, क्योंकि इन्फ्लेशन टारगेट्स भी बढ़ते हैं, दैट इज़ द रीज़न कि फंड की जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज होगी, राइट। क्योंकि अगर हम काउंट करें एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन, सो वो अगर 6% के करीब भी लगाएं तो ये फंड कम है, इसलिए 300 बिलियन पर ईयर इन्होंने बोला था बाय 2030, और $390 बिलियन पर ईयर बाय 2035। अगर हम बात करें एक्सपर्ट्स की कि क्या वो सोचते हैं $300 बिलियन फंड के बारे में, सो वो देखो 2023 में गवर्नमेंट ने स्पेंड किए थे $6.7 बिलियन हर दिन मिलिट्री के ऊपर। और अगर बात करें क्लाइमेट चेंज के फंड की, तो इसको अगर इक्वेट करें तो 45 दिन का जो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग का खर्चा है ना, वो इसके बराबर है। सो आप समझ लो कि ये कितना कम होगा, राइट। ये चीज़ें एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि आप कितना बाकी चीज़ों पर स्पेंड कर रहे हो, बट क्लाइमेट चेंज पर कोई ध्यान नहीं देता।
$300 बिलियन के करीब करेंटली जो प्राइस टैग है वो क्रूड ऑयल सप्लाई पर लगा हुआ है, जो कि वर्ल्ड यूज़ करता है। और नियर अबाउट मोर देन 40 डेज के करीब ये समझो कि जितना भी क्रूड ऑयल है वो इक्वल है, इक्वेट करता है क्लाइमेट फंड के, जो फाइनेंस अभी इन्होंने इशू किया है। वहीं पर अगर बात करें कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कई तरह के हरिकेन्स भी आते हैं, जिसकी वजह से कई कॉस्ट भी बढ़ती है, क्योंकि इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं, लाइफ लॉस, राइट। सो हरिकेन हेलिना, वहीं पर अगर बात करें हरिकेन मिल्टन, इनकी जो कॉस्ट है नियर अबाउट हेलिना की $250 बिलियन के करीब आंकी जा रही है। अगर बात करें मिल्टन की तो $100 बिलियन से ऊपर, इंश्योरेंस अनइंश्योर्ड इंक्लूडेड, राइट। अगर बात करें ब्रिटेन की नई गवर्नमेंट जो कि नई चीज़ें लाने वाली है, नए फंड्स वगैरह क्रिएट करने वाली है, इन्होंने एक गिल्ड्स इंश्योरेंस के बारे में जिक्र किया है, जो कि आने वाले समय में जिसकी जो वैल्यू है $370 बिलियन से ऊपर जाने वाली है। चिली की अगर बात करें, चिली एक वर्ल्ड का टॉप का जो कॉपर प्रोड्यूसर नेशन है, और उसकी जो जीडीपी है वो भी $335.5 बिलियन के करीब है 2023 की अगर बात करें। ग्रीस के लिए भी एक बेल आउट पैकेज अनाउंस किया गया था आईएमएफ कंट्रीज और यूरोजोन के कंट्रीज के द्वारा, जो कि $250 बिलियन से ऊपर का था, राइट। ये जो बातें हैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये फंड कम है, यानी कि वो खुश नहीं है इस फंड से। एलन मस्क की जो नेटवर्थ है वो भी $321.7 बिलियन से ऊपर है, जो कि मैंने इसके बारे में वीडियो भी कवर की थी रिसेंटली। ग्लोबल लग्जरी जो गुड्स मार्केट वैल्यू है उनकी वो $378 बिलियन के करीब आंकी जाती है। और तो और 10% जो माइक्रोसॉफ्ट का शेयर है उसकी भी जो प्राइस है वो भी $300 बिलियन से ऊपर है। और मार्केट कैप जो ऑयल मेजर शेवरॉन है उसका $292 बिलियन के करीब है। सो आप समझ सकते हो कि ये फंड इनसफिशिएंट है, हम बाकी चीज़ों में इतनी स्पेंडिंग कर रहे हैं या फिर उनको बढ़ावा दे रहे हैं, बट पॉजिटिव काम जो कि अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। इसके रिगार्डिंग क्लाइमेट फाइनेंस गोल्स भी सेट किए गए हैं। कार्बन मार्केट का जिक्र होता है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में भी इस चीज़ के बारे में बोला गया था कि अगर हमने रिड्यूस करना है तो कार्बन मार्केट यानी कि कार्बन ट्रेडिंग के ऊपर काम करना होगा। कार्बन ट्रेडिंग ये पर्टिकुलर जो फोकस है ये वेरियस चीज़ों के ऊपर है, फॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, अदर लैंड यूज़, क्योंकि आर्टिकल 6.4 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट फोकस करता है मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर, जो कि सपोर्ट करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वहीं पर ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है। और तो और द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है, इन्होंने इंटरनेशनल वॉलेंट्री कार्बन मार्केट के साथ काम करके एक चीज़ बोली थी कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन चाहिए हमें, और वो भी पॉसिबल तभी हो पाएगा जब हमारे पास क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म होगा। करंट जो लैक है एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स का क्लाइमेट फाइनेंस के रिगार्डिंग, ये एक समझो कि रुकावट बना हुआ है। क्लाइमेट फाइनेंस एडवोकेट करते हैं कि इसकी वजह से देखो कंजर्वेशन एफर्ट्स में कमी आ सकती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट में इश्यूज हो सकते हैं। सो हमें क्लाइमेट फाइनेंस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कार्बन मार्केट में भी, वो इस चीज़ को दर्शाता है। वहीं पर आर्टिकल 6.4 ने एक और चीज़ कही थी कि इसके साथ हम स्मॉल स्टेक होल्डर्स को भी आगे लेकर आ सकते हैं, जो कि सहायता करेंगे इन चीज़ों में। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मिलियन ऑफ पीपल जो हैं वो अभी भी साउथ एशियन कंट्रीज में इंक्लूड करते हैं फॉरेस्ट्री में या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, जो कि प्रॉपरली लिंक्ड अप है नेचुरल इकोसिस्टम के साथ, और उनको भी फ़ायदा होगा क्योंकि कार्बन क्रेडिट वो जनरेट कर पाएंगे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टेक्निक्स का यूज़ कर पाएंगे, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएगी फार्मर्स के लिए कि वो रेवेन्यू वगैरह जनरेट कर पाएँ। वहीं पर COP29 का अगर पोटेंशियल देखें तो ये रीशेप कर सकता है क्लाइमेट फाइनेंस को नंबर ऑफ वेज में, लाइक मोर इफेक्टिव विजन हो, मोर इंक्लूसिव टेक्निक्स हो, मोर रिस्पॉन्सिव बिहेवियर हो, और जो इमर्जिंग इकोनॉमिक्स को चाहिए, यानी कि डेवलपमेंट के थ्रू हम क्लाइमेट चेंज को कहीं ना कहीं रोक पाएँ, लिमिट कर पाएँ, राइट। अभी के लिए जो मेन ऑब्जेक्टिव है COP29 का वो है अडाप्टेशन एंड मिटिगेशन। जैसा कि मैंने बताया कि हम रिड्यूस करना चाहते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, इम्पैक्ट जो कर रही हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर प्रॉपरली फोकस्ड है, एस्टेब्लिश करने वाले हैं न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स को। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्लाइमेट फाइनेंस बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बता दी है, राइट। ग्लोबल जो स्टॉक टेक है, यानी कि वैल्यूएट करो कलेक्टिव प्रोग्रेस टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, पेरिस एग्रीमेंट से चल रहे हैं, 2015 से हम इस पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो डेवलप्ड कंट्रीज अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगी, डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्पफुल हो पाएगी क्लाइमेट फ्रेंडली चीज़ों के ऊपर काम करने में। साथ ही साथ ग्लोबल मिटिगेशन एंड अडॉप्टेशन के ऊपर काम हो पाएगा, राइट। अभी के लिए जो भारत का रोल है, इंडिया का रोल है COP29 में, वो कैसा है देखो।
इंडिया ने पहले ये एक पॉलिसी अपनाई हुई है नेट जीरो एमिशन की बाय 2070 एज पर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ऑफ 2015। वहीं पर इंडिया हाईलाइट करता रहा है काफ़ी बार कि जो डिले हो रहा है 100 बिलियन डॉलर्स के करीब जो एनुअली पे करने हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ को, डेवलपिंग नेशंस को, वो प्रॉपरली ढंग से हो पाएँ। हमारे रिन्यूएबल टारगेट्स भी बड़े हैं 500 गीगावाट्स के करीब बाय 2030। वहीं पर अगर बात करें इंटरनेशनल सोलर लाइंस, उसकी शुरुआत भी भारत ने 2015 में ही कर दी थी जब पेरिस एग्रीमेंट्स आए थे, राइट। और ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच थी भारत के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। आईएसए की बात कर रहा हूँ। नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, देखो इसके बारे में जिक्र करते रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया ने एक अपना एम्बिशियस गोल सेट किया है कि 45% के करीब जो रिडक्शन होगी कार्बन इंटेंसिटी में बाय 2030 वो भारत करेगा। वहीं पर सोर्स करने वाला है भारत रिन्यूएबल एनर्जी से पावर नियर अबाउट 50% जो एनर्जी नीड्स हैं हमारी, राइट, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं 500 गीगावाट्स बाय 2030। साथ ही साथ इंडिया एडवोकेट कर रहा है लाइफ इनिशिएटिव को, जिसको बोलती है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ताकि हम प्रॉपर ढंग से एक पर्टिकुलर कंजम्पशन कर पाएँ, सस्टेनेबल कंजम्पशन कर पाएँ, ताकि हमारा जो फुली फोकस है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली गोल्स के ऊपर रहे। और देखो इंडिया की तरफ से एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट भी लाया गया था 2001 से ही हम इस पर काम करते हैं, यानी कि इंडिया काफ़ी सुलझा हुआ है और हमारे जो फोकस हैं वो काफ़ी क्लियर हैं। अभी के लिए जो करंट चैलेंजेस हैं वो है पब्लिक एंगेजमेंट के ऊपर, साथ ही साथ यूथ एक्टिविज्म के ऊपर। मैं बात करता हूँ आपको ग्रेटा थर्नबर्ग की। आपने सुना होगा, एक लड़की, छोटी सी लड़की थी उम्र की, और वो पर्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज के ऊपर एडवोकेट कर रही थी, एडवोकेसी उसके ऊपर करती थी, राइट। सो हमें एक बोल्ड तरीके से काम करना होगा। फॉसिल फ्यूल जो इंटरेस्ट है उनको कम्प्लीटली ख़त्म करना होगा, ताकि हम पर्टिकुलर जो फोकस है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर जाए और वेरियस अदर थिंग्स पर, राइट। कैसे हमने एनर्जी को कंज्यूम करना है सस्टेनेबल तरीके से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में सोचना होगा। वहीं पर डेवलपिंग कंट्रीज़ ने अपना जो कंसर्न है वो बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि अभी भी जो 300 बिलियन डॉलर का फाइनेंस है वो सफिशिएंट नहीं है। एक तरीके के न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स जो हैं वो तो हमने नियंत्रित कर दिए, क्या वो चीज़ें हम पूरी कर पाएंगे, सफिशिएंट हो पाएगी? क्योंकि देखो कोपेनहेगन जैसी डेडलॉक नहीं होना चाहिए, ये एक मेन इशू है। और लास्ट में बात करते हैं मिटिगेशन अडॉप्टेशन की, क्योंकि देखो हम कई चीज़ें अडॉप्ट करते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट हम सफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाते। 2024 को हॉटेस्ट ईयर बोला गया। 2024 में अगर आप देखोगे तो हम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। सो 1.5 डिग्री क्या हम उस पर लिमिट कर पाएंगे? सो इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा ग्लोबली। आई होप आज का आर्टिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। बाय बाय।